इस तरह एयरपोर्ट पे मिलना तुम्हें फिल्मी नहीं लगता? एकदम फिल्मी। मेरी बात सुनो टोनी, वो डॉक्टर, वो साइकाइट्रिस्ट, ये सब उसी का किया धरा है। अब सबर नहीं होता। छोटे उस्ताद, शाबाश छोटे। कैप्टन, जबरा फैन, स्पाइडरमैन। बस बहुत हो गया, बाकी बातें बाद में। तुम्हारी क्या भाई लोग, एंट्री अच्छी थी। सॉरी कैप्टन, इससे मरोगे तो नहीं पर गुदगुदी भी नहीं होगी। सो दोस्तों, मार्वल का जो फेज़ 2 है वो कवर हो चुका है, यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 में इस चैनल पे कवर कर चुका हूँ पूरा। तो अगर आपको मार्वल की टाइमलाइन समझनी है तो मेरी वो सीरीज़ देख लेना, मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो देख लेना। उसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 पूरे कवर हो रखे हैं। अब अपन फेज़ 3 की शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ। ये मूवी बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और साथ ही में ये वीडियो बहुत मेजर है एमसीयू की टाइमलाइन में, क्योंकि इसी मतलब वीडियो नहीं, इसी मूवी के बाद जो सुपर हीरोज हैं हमारे, वो अलग अलग हो जाते हैं। सब सिविल वॉर के बाद इधर उधर हो जाते हैं अपने अपने सिस्टम में, ठीक है। तो हम इस मूवी को स्किप तो बिल्कुल मत करना। तो करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। स्टोरी शुरू होती है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के थोड़ी देर बाद। हाइड्रा के खत्म होने के बाद अवेंजर्स अब एक प्राइवेट टीम की तरह काम करते थे, बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के। 2016 लागोस शहर में एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए कप्तान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं, फैल्कन, स्कारलेट विच और ब्लैक विडो भी भाई। और बग्गी वेपन चुराकर भागने लगता है, तभी स्टीव उसका रास्ता रोक लेता है। बग्गी एक ग्रेनेड स्टीव के जैकेट में चिपका देता है ताकि वो एक्सप्लोड हो जाए और उससे पीछा छूटे, लेकिन वक्त पर वांडा अपनी पावर्स से उस ब्लास्ट को कंट्रोल करके स्टीव को बचा लेती है। पर जब वो उस ब्लास्ट को आसमान की ओर भेजने की कोशिश करती है, उसका कंट्रोल छूट जाता है और एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। उस बिल्डिंग में वकांडा के कई इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, जिसमें कि वकांडा के किंग टिचाला तक शामिल होते हैं। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में अवेंजर्स के खिलाफ गुस्सा फैलना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि अवेंजर्स किसी भी देश में घुसकर अपनी मर्जी चला लेते हैं और उनकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। इसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थंडर रूस एक नया कानून लेकर आते हैं जिसका नाम है सोकोविया एकॉर्ड्स। इस कानून के मुताबिक अब कोई भी सुपर पावर्ड इनह्यूमन अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था। उन्हें एक यूनाइटेड नेशन पैनल के अंडर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना होगा। अगर कोई हीरो बिना परमिशन के अपनी पावर्स का यूज़ करता है तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा। इस कानून को 117 कंट्रीज़ ने अप्रूव कर दिया था। मतलब अवेंजर्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो साइन करो या फिर रिटायर हो जाओ। यहीं से टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। टोनी इस अकॉर्ड के फेवर में है क्योंकि कुछ दिन पहले एक माँ उसे मिल चुकी थी जिसने बताया कि सोकोविया में अल्ट्रॉन के साथ कुछ फाइट में उसका बेटा मारा गया। उस माँ के अल्फाज टोनी के दिल में घर कर जाते हैं। वो फील करता है कि बिना अकाउंटेबिलिटी के पावर्स रखना ख़तरनाक है। दूसरी तरफ स्टीव इस कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसे लगता है कि अगर अवेंजर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए तो उनका यूज़ किसी गलत मकसद के लिए भी किया जा सकता है, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब शायद उन्हें परमिशन ही नहीं मिले। इसी बीच एक नया विलन कहानी में एंटर करता है, हेलमेट ज़ीमो, सोकोविया का एक एक्स आर्मी कमांडर। जब सोकोविया में अवेंजर्स अल्ट्रॉन की जंग हो रही थी तब ज़ीमो अपनी आर्मी के साथ फाइट कर रहा था, और उसी वक्त उसका पूरा परिवार, उसकी वाइफ और बच्चा उस तबाही में मारे जाते हैं। ज़ीमो जानता है कि अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क ने बनाया था और उसकी जंग की वजह से उसका देश बर्बाद हुआ और उसका पूरा घर ख़त्म हो गया। इसीलिए ज़ीमो अवेंजर्स से बदला लेना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उन्हें सीधे हराना नामुमकिन है। तो उसने एक नया प्लान सोचा, अवेंजर्स को आपस में लड़ाने का। ज़ीमो रिसर्च करके हाइड्रा की वो फाइल ढूंढ ही निकालता है जिसमें विंटर सोल्जर प्रोग्राम की पूरी हिस्ट्री लिखी होती है। उसमें उसे पता चलता है कि 16 दिसंबर 1991 को एक मिशन हुआ था जिसे विंटर सोल्जर यानी बग्गी उसमें इन्वॉल्व था। और एक दिलचस्प कोइंसिडेंस होता है, टोनी के पेरेंट्स
हावर्ड और मारिया स्टार्क भी उसी दिन मारे गए थे। ज़ीमो समझ जाता है कि अगर ये साबित हो जाए कि बग्गी ने टोनी के माँ बाप को मारा था तो वो टोनी और स्टीव की दोस्ती तबाह कर सकता है और अवेंजर्स खुद ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ज़ीमो को सबूत चाहिए था, इसीलिए वो हाइड्रा के एक पुराने साइंटिस्ट के कांटेक्ट तक पहुंचता है जो विंटर सोल्जर प्रोग्राम हैंडल कर रहा था। उससे पूछताछ करते हुए ज़ीमो को एक बुक मिलती है जिसमें वो ट्रिगर्ड वर्ड्स लिखे होते हैं जो बग्गी को वापस विंटर सोल्जर मोड में एक्टिवेट कर देते हैं। वो साइंटिस्ट से सारी जानकारी निकालने के बाद उसे मार देता है और खुद एक बिल्डिंग ब्लास्ट करके सबको यकीन दिला देता है कि ये बग्गी ने करवाया था। दूसरी पूरी दुनिया बग्गी को ढूंढना शुरू कर देती है। CIA एजेंट शारन कार्टर जो स्टीव की क्लोज है, उसे बग्गी की लोकेशन के बारे में पता चलता है, लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि अगर पुलिस बग्गी को पकड़ लेती है तो वो शूट ऑन साइट ऑर्डर फॉलो करेंगे। स्टीव और सैम बग्गी को बचाने उसके घर पहुंचते हैं। तभी वहां टिचाला, वकांडा का नया किंग जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, ब्लैक पैंथर बनकर बग्गी को मारने आता है। पूरे शहर में जबरदस्त केओस मचता है, लेकिन आखिर में पुलिस सबको पकड़ ही लेती है। सबको बर्लिन के एक पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जाता है जहां टोनी स्टीव को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकॉर्ड्स साइन कर ले, पर स्टीव तैयार नहीं होता। उसी रात ज़ीमो एक साइकेट्रिस्ट का रूप धारण करके बग्गी से मिलने जाता है। पूरी बिल्डिंग की पावर काट कर वो बग्गी के सामने वही ट्रिगर वर्ड बोलता है और एक पल में बग्गी वापस से विंटर सोल्जर बन जाता है। उसका अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ज़ीमो बग्गी से पूछता है कि 1991 वाले मिशन में और भी विंटर सोल्जर्स थे जो अभी भी फ्रोजन स्टेट में जिंदा है। एक साइबेरियन हाइड्रा बेस में ज़ीमो का असली प्लान है उन्हें ढूंढ कर मार देना, क्योंकि वो सुपर सोल्जर जैसे पावरफुल लोगों से नफरत करता है। बग्गी उसे बेस का लोकेशन बता देता है। ज़ीमो अपना काम करके वहां से निकल आता है और बग्गी भागते हुए बिल्डिंग में तबाही मचा देता है। भाई स्टीव और सैम उसे पकड़ लेते हैं और उसी दौरान बग्गी को यादें वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि असल में ज़ीमो ही विंटर सोल्जर को ढूंढ रहा है, ना कि कोई टेरर अटैक करने वाला। अब स्टीव, सैम और बग्गी समझ जाते हैं कि उन्हें खुद साइबेरिया जाना होगा ज़ीमो को रोकने के लिए, पर उन्हें पता चलता है कि 3 लोग काफ़ी नहीं होंगे। इसीलिए स्टीव अपनी खुद की एक टीम बनाता है जिसमें शामिल होते हैं क्लिंट बार्टन यानी हॉकाय, वांडा मैक्सिमॉफ और स्कॉट लैंग यानी एंटमैन, जो कि प्रीवियस एंटमैन मूवी में हमने देखा था उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका और सैम उसे ढूंढ रहे थे। तो भाई वो वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि जो स्टीव है वो प्लानिंग बना रहा है, टीम बना रहा है, तो वो सोचता है कि शायद ये बग्गी को बचाने के लिए कर रहा है। इसीलिए टोनी अपनी टीम बनाता है, नताशा, वॉर मशीन यानी रोडी और एक नया चेहरा पीटर पार्कर, जिसे टोनी खुद न्यूयॉर्क से ढूंढ कर लाता है और उसे एक नया एडवांस स्पाइडरमैन सूट दे देता है। जब स्टीव की टीम एक जेट में साइबेरिया जाने की तैयारी कर रही होती है, टोनी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और उनका रास्ता ही रोक लेता है। यहीं से शुरू होता है MCU का सबसे आइकॉनिक, सबसे फन सीक्वेंस। रुक जाओ जरा भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन ही देखना पड़ेगा। अब लेप्सिक हेली एयरपोर्ट की फाइट, दोनों टीम आपस में भिड़ जाती हैं और इस पूरी फाइट में हमें हर कैरेक्टर की असली पर्सनैलिटी दिखती है। स्पाइडरमैन का एक्साइटमेंट, एंटमैन का जाइंट मैन बन जाना और ब्लैक विडो का आखिरी वक्त पर साइट बदल देना। फाइट के बीच नताशा को यकीन हो जाता है कि स्टीव जो भी कर रहा है उसके पीछे ज़रूर कोई सच्ची वजह है, इसीलिए वो रोडी को रोकते हुए स्टीव और बग्गी को भागने देती है। टोनी और रोडी उसके जेट का पीछा करते हैं। तभी गलती से जो विजन है, जो आयरन मैन की ही टीम में है, वो एक ब्लास्ट करता है फैल्कन को उड़ाने के लिए, पर वो रोडी के सूट में लग जाता है और वो आसमान से सीधे ज़मीन पर गिर जाता है, उस गाने की तरह कि आसमां से सीधे ज़मीन पे। अबे यार, गाना ही नहीं गा पा रहा हूँ ठीक से। इस हादसे में रोडी की रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वो कभी नॉर्मल चल नहीं पाएगा। ओहो हो। ये सीन पूरी मूवी का सबसे दर्द भरा मोमेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार है जब सिविल वॉर का असली सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल भी हो गया था। इसके बाद पुलिस स्टीव की बाकी टीम सैम, वांडा और क्लिंट को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें दी राफ नाम के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है, जो कि भाई समंदर के अंदर है। नताशा भी भाग जाती है और ऑब्वियसली नताशा क्यों नहीं है, भागने में तो इंटरेस्टिंग है, मतलब
मतलब क्या कहते हैं उसको, स्किल्ड। उधर ज़ीमो साइबेरिया पहुंच चुका होता है। स्टीव और बग्गी भी वहां पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद टोनी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। तीनों मिलकर उस बेस में जाते हैं जहां बाकी विंटर सोल्जर फ्रोज स्टेट में रखे होते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि सब पहले ही मर चुके होते हैं। सर में गोली मारकर ज़ीमो उनके सामने आकर सच बताता है कि उसका असली मकसद विंटर सोल्जर को मारना नहीं था जी, बल्कि अवेंजर्स को तोड़ना था। ज़ीमो टोनी को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें दिखाया जाता है कि 1991 में विंटर सोल्जर यानी बग्गी ने हॉवर्ड और मारिया स्टार्क को मारा था। ये देखकर टोनी पूरे तरीके से टूट जाता है। वो बग्गी से पूछता है कि क्या स्टीव ये बात पहले से जानता था। स्टीव झिझकते हुए सच बता देता है कि हाँ, उसे 2 साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए टोनी से ये बात छुपाई। यही वो पल था दोस्तों जहां सिविल वॉर पीक पर पहुंच जाती है। टोनी का गुस्सा, उसका दर्द और उसका विश्वासघात महसूस करना, सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड होता है। वो जानता है कि बग्गी उस वक्त कंट्रोल में नहीं था, फिर भी वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और बग्गी पर हमला कर देता है। स्टीव अपने दोस्तों को बचाने के लिए टोनी से लड़ता है। ये फाइट किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो फाइट से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई विलन नहीं है, सिर्फ 3 दोस्त हैं जो आपस में अपने अपने दर्द की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। टोनी अपने रिपल्सर से बग्गी का मेटल आर्म पूरी तरीके से तबाह कर देता है और जब उसे वो मारने ही वाला होता है, स्टीव बीच में आकर अपनी शील्ड से टोनी के सूट के आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है। टोनी गुस्से में स्टीव से कहता है कि वो शील्ड उसके पिता हॉवर्ड स्टार्क ने बनाई थी और स्टीव इस लायक नहीं है कि वो उसे उठाए। स्टीव चुपचाप शील्ड को ज़मीन पर छोड़ देता है और बग्गी को लेकर वहाँ से चला जाता है। टोनी अकेला जख्मी वहीं पड़ा रहता है। उधर ज़ीमो बहुत खुश है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने दोनों अवेंजर्स लीडर्स को तोड़कर पूरी टीम को बिखेर दिया था बिना किसी सुपर पावर के इस्तेमाल से। शायद ये वो पहला विलन होगा जो अवेंजर्स को हराने में कामयाब हो पाया और इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है भाई, एक नॉर्मल इंसान था ये। जब टिचाला वहाँ पहुँचता है, ज़ीमो उसे अपने परिवार की मौत की पूरी कहानी सुनाता है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन टिचाला उसे रोक लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। क्योंकि जो ब्लैक पैंथर यानी टिचाला था वो भी अपने बाप का बदला बग्गी से लेना चाहता था और अब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है भाई। कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो ज़ीमो को मरने नहीं देता बल्कि उसे अथॉरिटीज़ को हाथों में सौंप देता है। वो ज़ीमो को मरने नहीं देता बल्कि उसे अथॉरिटीज़ के हाथों में सौंप देता है। कुछ दिनों बाद टोनी रोडी के लिए एक नया सपोर्ट मशीन बना देता है ताकि वो चल सके। तभी टोनी को एक जो कि स्टीव ने भेजा था उसमें एक लेटर होता है जिसमें स्टीव टोनी से माफ़ी मांगता है कि उसने बग्गी के बारे में सच छुपाया। वो लिखता है कि जब भी टोनी को ज़रूरत होगी वो अपने दोस्त के लिए हमेशा हाजिर होगा। उस पार्सल में एक फ़ोन भी होता है जिससे टोनी ज़रूरत पड़ने पर स्टीव से कांटेक्ट कर सके। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव और बग्गी वकांडा पहुंच चुके हैं। टिचाला को अब समझ आ चुका था कि बग्गी ने खुद कुछ गलत नहीं किया था बल्कि वो खुद एक विक्टिम था, इसीलिए वो बग्गी को अपने देश में शेल्टर देता है ताकि यूएस पुलिस उसे पकड़ ना पाए। वकांडा के साइंटिस्ट बग्गी के दिमाग से हाइड्रा का ट्रिगर्ड प्रोग्राम हमेशा के लिए निकालने की कोशिश में जुट जाते हैं और तब तक उसे साइबरनेटिक स्लीप में डाला जाता है ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पीटर पार्कर को अपने घर में देखते हैं अपने नए स्पाइडरमैन सूट के फीचर्स एक्सप्लोर करते हुए। एक छोटी सी झलक उस बड़े स्पाइडरमैन जर्नी की जो आगे आने वाली थी। तो दोस्तों यही थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की पूरी कहानी। एक ऐसी जंग जिसमें कोई असली विलन नहीं था, सिर्फ टूटे हुए दोस्त थे अपना अपना दर्द लेकर लड़ते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी यही थी मूवी भाई, जो भी थी है ना, बुरी नहीं थी, अच्छी थी भाई। मतलब देखो एक फन मूवी नहीं थी कि भाई मज़ा आ जाएगा तुमको इसको देख के। ये थोड़ी डार्क भी थी, थोड़ी डीप मीनिंग वाली भी थी, बट इसमें फ़न मोमेंट भी कुछ थे, है ना। पर ऑब्वियसली मूवी अच्छी थी भाई, थोड़ा डीप भी जाती है। और कैप्टन अमेरिका की सीरीज़ की तीसरी मूवी कहेंगे हम इसको, क्योंकि अगर तुम सोचो कि भाई ये आयरन मैन की मूवी थी,
कि कैप्टन अमेरिका की मूवी थी कि अवेंजर्स की मूवी थी, किसकी मूवी थी, तो भाई ये अवेंजर्स की नहीं थी, ना आयरन मैन की थी, ये कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी की तीसरी मूवी थी और आई थिंक आखिरी भी, क्योंकि यहाँ चौथी मूवी आई भाई पर उस पर कैप्टन अमेरिका ही बदल गया, क्योंकि उसमें सैम विल्सन बनता है कैप्टन अमेरिका, तो उस पर भी आएंगे। आगे है भाई बहुत ज़्यादा अभी वो, अभी तुम ये समझो कि कैप्टन अमेरिका 1 और 2 के बाद ये तीसरी है भाई, और बहुत बढ़िया मूवी है कैप्टन अमेरिका सीरीज़ की, और इसका बॉक्स ऑफिस भी तगड़ा था। कितना था ये अब तुम सर्च करो भाई, सब मैं ही बताऊं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, विच नाउ फेस 1 की पहली मूवी है अभी, तो इसके बाद और आनी है, फिर और आनी है, फिर और आनी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ गुड बाय, टेक केयर, बाय।